आज मैं स्पर्श पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से प्रथम पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी है। ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें मन की स्थिति को दर्शाया गया है। बड़े भाई के मन की स्थिति क्या होती है और यहाँ पे एक छोटा भाई जो प्रेमचंद है और इस पाठ का लेखक है, उसके मन की स्थिति क्या है, ये दोनों की मन स्थितियों का विश्लेषण करता हुआ कहानी है, इसलिए इसे एक मनोवैज्ञानिक कहानी कहेंगे। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने का फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। उन्हें अपने बड़े होने की चाह उन्हें परेशान किए रहती है। वे बड़े होने की हालांकि उसमें बड़े होने की गुण योग्य नहीं है बहुत, फिर भी बड़े होने की एक जिम्मेदारी है उन पर, और अपने बड़प्पन को बनाए रखने के लिए वो हर हाल में एक युक्ति ऐसा ही निकाल ही लेते हैं जिससे वो ये साबित कर सके कि वो उनसे बड़े हैं और अतः उन्हें डांटने का, समझाने का पूरा हक है। यहाँ पे एक बहुत गौर करने वाली बात ये है कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में 5 साल का अंतर है, ठीक है। और 5 साल का अंतर होने के बाद भी दोनों के क्लास में, दोनों के कक्षा में 5 साल का अंतर नहीं है। यहाँ पे बता दूँ, बड़े भाई साहब की उम्र 14 वर्ष है और वो 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। और छोटे भाई की उम्र 9 साल है और वो 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं। इस तरह से उम्र में 5 साल का अंतर होने के बाद भी दोनों के क्लास में केवल 3 साल का अंतर है। बड़ा भाई इससे पहले भी 2 बार फेल हो चुका था, इसलिए वह लेखक से केवल 3 दर्जा आगे है। वह पढ़ाई में चाहे कैसा भी हो, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक से डांट टपट करना, लेखक को डांट टपट करके उसे समझाना, उस पर निगरानी रखना अपना वो परम धर्म समझता था। लेखक देखता था कि उसका बड़ा भाई अक्सर किताब खोले बैठे रहता है, परंतु उसका दिमाग कहीं और होता था। वह अपनी कॉपियों और किताबों पर चिड़ियों और कुत्तों की तस्वीर बना करता है। यानी जब बड़ा भाई पढ़ाई से ऊब जाता था, लेकिन फिर भी किताबें नहीं छोड़ता था, वो किताबें लेकर के बैठा, यानी एक तरह से उसका स्वभाव अध्ययनशील था। वो पढ़ाई में मन लगाए या न लगाए, लेकिन किताबें खोले बैठे रहना वो अपना काम समझते थे। और जब बहुत थक जाते थे तो दिमाग को आराम देने के लिए तो कॉपी या किताब की जो मार्जिन हुआ करते थे, हाशिए हुआ करते थे, उस पर वह चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी तो एक ही नाम या एक ही शब्द को वो कई बार लिख देते थे। एक बार जैसे उन्होंने लिखा था कि स्पेशल, अमीना, भाई भाई, दरअसल, भाई भाइयों भाइयों, इस तरह से करके उन्होंने लिखा। लेखक बहुत बार उन शब्द रचनाओं को समझने की कोशिश करता, बहुत बार कोशिश किया, लेकिन फिर भी उसे ये वाक्य समझ में नहीं आया। अंत में उसने ये कहकर छोड़ दिया कि भाई ये 9वीं क्लास की बात है, हो सकता है कुछ लिखा हो बड़े भाई ने, पर नहीं समझ सका। और उनसे पूछने की उसे हिम्मत नहीं हुई कि ये आपने लिखा क्या है। छोटा भाई जो था प्रेमचंद यानी लेखक, उसे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर के बैठना उसको पहाड़ सा लगता था। उसे जब भी मौका मिलता ये हॉस्टल से निकल करके मैदान में खेलने चला जाता। दोनों भाई अपने घर को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके हॉस्टल में रह रहे हैं, और जहाँ एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है ना। तो छोटा भाई को जब भी उसको तो पढ़ने में मन लगता नहीं था, तो उसको जब भी मौका मिलता था वो हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता था। तो मैदान में जा कर के वो करता क्या था भाई, तो कभी पत्थरें उछालता था, कभी गेट को फाटक बना करके, वो फाटक को झूला बना करके उस पर झूलता था, आगे पीछे उसे करता था। और अगर कोई नहीं होता था तब वो ये सब खेल खेलता था, लेकिन अगर कोई उसका साथी मिल जाता तब तो फिर कहना ही क्या, तब तो वो जहाँ तहाँ घूमने भी चला जाता, खूब खेलता कूदता, और बहुत खेल करके जब घर वापस आ जाता तो बड़े भाई साहब उससे एक ही सवाल पूछते थे, अपना रौद्र चेहरा बना करके। वो पूछते थे क्या, कहाँ थे। और उनका रुद्र रूप देख करके बस लेखक के प्राण सूख जाते थे, वो कुछ कह नहीं पाता था। उसका मौन रह जाना बड़े भाई को ये बता देता था कि जैसे उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो। फिर बड़े भाई साहब स्नेह और रोष यानी प्यार और गुस्से से भरे हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे खूब नसीहतें देते। वो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। देखो, मैं दिन रात आंखें फोड़ता हूँ, खूब पढ़ाई करता हूँ, तब जा कर के यह विद्या
नहीं आ पाई, है ना। बड़े बड़े विद्वान भी बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं, अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। मुझे देखो, मैं कोई खेल तमाशा नहीं देखता, यानी मैं कहीं जाता नहीं हूँ, कहीं किसी दोस्त के यहाँ नहीं जाता, बाहर खेलने नहीं जाता, किसी मेले तमाशे में नहीं जाता हूँ और दिन रात पढ़ाई करता रहता हूँ। तो भी देखो तो एक क्लास को पास करने में 3-3 साल लग जाते हैं। और तुम क्या सोचते हो कि तुम ऐसे ही खेल कूद करके परीक्षा में पास हो जाओगे? बड़े भाई साहब फिर थोड़ा नाराज़ होकर के कहते हैं कि अगर तुम्हें यूं ही खेल करके समय बिताना है तो बेहतर है भाई कि घर वापस लौट जाओ, दादा की मेहनत के पैसे सिर से मत बर्बाद करो। बड़े भाई की खूब डांट फटकार खा लेने के बाद, उनकी नसीहतें सुन लेने के बाद, अपने पढ़ाई का मुश्किल जान लेने के बाद वो मन बनाता था कि अब वो टाइम टेबल बना करके बहुत पढ़ाई करेगा। बड़े भाई साहब ऐसी लगती लगती बातें, ऐसी चुभने वाली बातें कहते कि लेखक के पास भी कोई और रास्ता नहीं रह जाता था। लास्टली उसे यह निश्चय करना पड़ता था कि अब वो मन लगा करके पढ़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले वो टाइम टेबल बनाता। टाइम टेबल जब बनाता तो उसमें पूरा टाइम केवल पढ़ने लिखने के लिए ही रखता था। यानी उसके टाइम टेबल में सुबह के 6 बजे से वर्णन था, 6 बजे उठने से लेकर के रात के 11 बजे सोना। और इस टाइम टेबल में केवल अलग अलग विषयों को पढ़ना था। और खेल कूद का तो मत उसने बिल्कुल दिया ही नहीं था, यानी खेल कूद तो बिल्कुल एक बार भी कहीं नहीं था। और ये पूरे टाइम में उसने दो जगह ऐसा लिखा है कि एक स्कूल से आकर के वो टहलेगा और शाम को थोड़ा देर शाम स्कूल से आके वो आराम करेगा और शाम को थोड़ा हॉस्टल के पास ही वो टहलेगा, पर खेलने नहीं जाएगा। इस तरह से उसने टाइम टेबल तो बना ली। अब रही बात उसके पालन करने की, तो टाइम टेबल बनाना अलग बात है और उसका पालन करना अलग बात है। लेखक से दूसरे ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की सुखद हरियाली को देख करके उससे रहा नहीं जाता। हवा के हल्के हल्के झोंके उसे झकझोर देती थी और वो पढ़ाई लिखाई टाइम टेबल सब कुछ भूल करके मैदान की ओर खींचा चला जाता था। खेल के मैदान में जाने के बाद उसे फिर किसी चीज़ की याद नहीं रह जाती। न बड़े भाई साहब की डांट की यादें रहती थी, न वो आंखें फोड़ने वाली पुस्तकें याद रहती थी, न वो टाइम टेबल याद रहता था। किसी बात की उसे याद नहीं रहती और भाई साहब को फिर मौका मिल जाता था डांटने का, है ना। लेखक उनके साए से भी बचना चाहता था, यानी उनकी परछाई से भी बचना चाहता था। वो चाहता था कि वो उनकी आंखों से दूर दूर ही रहे, उनके सामने कभी ना आए। लेकिन और इसके लिए वो क्या करता था, जब खेल कूद लेता था तो दबे पांव कमरे में प्रवेश करता था, यानी हॉस्टल में वो दबे पांव आता था कि बड़े भाई को खबर ही ना हो, है ना। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पैर रखता, कमरे में अंदर आता, बड़े भाई की नज़र उस पर पड़ जाती और फिर वही सवाल उनसे पूछा जाता, कहाँ थे। इतना सुनने के बाद लेखक के तो प्राण ही सूख जाते थे। हमेशा उसके सिर पर एक खतरा मंडराता रहता था, लेकिन वह चाह करके भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता था। इस तरह से करते करते सालाना इम्तहान का समय आ गया, यानी फाइनल एग्ज़ाम का समय आ गया। परीक्षा भी हुई, भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया। छोटा भाई केवल पास ही नहीं हुआ, वो अपने क्लास में प्रथम भी आया। इस समय तो लेखक का दिल कर रहा है कि वो बड़े भाई को खूब खरी खोटी सुनाए, उनसे कहे कि आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखे मैं खेल कूद के भी दर्जे में अव्वल आया, है ना। लेकिन भाई साहब इतने ज़्यादा दुखी और उदास थे कि लेखक उनसे कुछ कह नहीं सका। उन लेखक को बहुत उनसे हमदर्दी हुई और फिर लेखक को बहुत शर्म आई अपने ऊपर कि मैं इतने दुखी व्यक्ति को, इतने उदास व्यक्ति को उस पर हंसने की, उसका मजाक उड़ाने की, उन्हें जवाब देने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो ये सब देख करके ना लेखक को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है। इस तरह से वो भाई साहब को कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन उसका व्यवहार बदल गया। यहाँ पे वो अब और आज़ादी से खेल कूद में शामिल होने लगा, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो चुका था ना। उसे तो विश्वास हो गया था कि वो तो खेल कूद के भी पास हो जाएगा। और अगर फिर भी भाई साहब ने मुझे डांटा फटकारा, मुझे खेलने से रोका, तो मैं साफ कह दूंगा, क्या कहूँगा उनसे भाई, कि आपने अपना खून जला कर कौन सा तीर मारे, यानी आपने तो इतना खून जला जला के पढ़ाई की है, फिर आपने पास तो नहीं किया। लेकिन
इतना सोच लेना और इतना कह देना अलग बात है। छोटे भाई की कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी भी अपने बड़े भाई से इस तरह से जवाब दे सके। वो अपने बड़े भाई का सम्मान करता था, लेकिन लेखक की जो खेलने कूदने का जो ढंग था, जो तरीका था, उससे भाई साहब को ये समझ में आ गया कि इसे मेरी परवाह नहीं, इसे ये मेरी इज्जत नहीं कर रहा, इसे घमंड हो गया है ना। इसे अपने पास होने का घमंड हो गया और ये मेरे डांटने फटकारने की भी परवाह नहीं कर रहा। इस तरह से वह एक दिन पूरा टाइम गुल्ली डंडा खेलता ही रहा और ठीक भोजन के समय वो वापस लौटा। तो भाई साहब तो ये इस बात को पहले ही समझ चुके थे कि इसे तो अपने पास होने का अहंकार हो गया है, लेकिन भाई साहब अपने बड़प्पन वाला स्वभाव कहाँ छोड़ सकते थे। वो तो बड़े थे तो उन्हें तो डांटने का पूरा हक था। सो जैसे ही लेखक खेल कूद करके घर आया भोजन के समय, बड़े भाई ने उसे अच्छी तरह से फिर डांटा। इस बार उसे उसके घमंड होने पर डांटा। तो पास तो हो ही गया था खेल कूद करके, लेकिन इस बार उसके घमंड होने पर डांटा। और कई ऐसे ऐसे घमंडियों का उदाहरण भी दिया, जैसे उसने रावण का भी एग्जाम्पल दिया कि रावण भी घमंड करता था, उसे भी घमंड हो गया था, लेकिन उसका भी सर्वनाश हुआ। उसी तरह से उन्होंने ये समझाना चाहा कि देखो, घमंड करने वाले का सर्वनाश होता है, घमंड करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है ना। और तुम्हें भी अपने पास होने का घमंड हो गया। तो बड़े भाई ने फिर ये भी कहा कि तुम ये मत समझो कि तुम अपनी मेहनत से पास हुए, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। कहने का मतलब ये है कि तुम तो गलती से पास हो गए हो। किसी अंधे के हाथ में से बटेर आ जाए तो वो ये घमंड करे कि मैंने बटेर पकड़ लिया है, ये तो गलत है ना। वो बटेर तो उसके हाथ में आ गया। वैसे ही तुमने जानबूझ करके ये परीक्षा पास नहीं की है, बल्कि गलती से तुम पास हो गए हो। इसी बीच भाई साहब ने विषयों की कठिनता को भी बताया। उन्होंने इतिहास के बारे में बताया कि इतिहास में राजाओं के नाम याद रखना कितना मुश्किल है, दूसरे देशों का इतिहास पढ़ना और कितना मुश्किल है, हिंदी में 4-4 पेज का मामूली सी विषय पर निबंध लिखना कितना कठिन है, दूसरे देश का इतिहास या फिर अंग्रेजी सीखना कितना मुश्किल है, ज्योमेट्री पढ़ना कितना मुश्किल है। इस तरह से वो बहुत सारे विषयों का हाल बताते हैं कि देखो, इस तरह की पढ़ाई करनी कितनी मुश्किल है, ये सब याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो परेशान है ज्योमेट्री से, तो त्रिकोणमेट्री से, वो लगभग सारे विषयों से भाई साहब और यही परेशानी उसे वो शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जब मेरी कक्षा में आओगे तो तुम्हें ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, तुम्हें इतनी कठिनाई होगी। बड़े भाई साहब इस तरह से बहुत देर तक लेखक को समझाते रहे, डांटते रहे, है ना। लेखक की स्कूल का समय निकट था, लेकिन बड़े भाई साहब का जो डांटना जारी था वो ख़त्म नहीं हुआ था। लेखक सोच भी रहा था कि पता नहीं ये इस तरह से उपदेश देना कम बंद करेंगे और मैं कब जाऊंगा, ठीक है ना। जब उसके बाद लेखक खाने को बैठा तो उसे भोजन में कोई स्वाद ही नहीं लग रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि जब पास होने पर ये झेलना पड़ता है, इतनी डांट फटकार खानी पड़ती है, तो अगर मैं फेल हो जाता तब भाई साहब क्या करते, तब तो शायद वो मेरे प्राण ही ले लेते। उसे कई बार ये बातें दिल में आती थी कि इतना आंखें फोड़ करके पढ़ने से और इतनी मुश्किल पढ़ाई करने से तो कहीं अच्छा है कि वो स्कूल छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर घर भाग जाए। लेकिन वो भागा नहीं, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और इतना तिरस्कार होने पर भी पढ़ाई लिखाई से उसकी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही, यानी वो उसका फिर भी पढ़ने में मन नहीं लगा। इतना डांट खाने के बाद भी वो खेल कूद का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इसके पीछे कारण ये था कि उसे अपने ऊपर अत्यधिक विश्वास पैदा हो गया था कि वो खेल कूद करके भी पास हो जाएगा, ठीक है ना। वह फिर लेकिन वो विश्वास उसका धीरे धीरे जाता रहा। भाई साहब ने जब डांटा उसे तो फिर उसका ये विश्वास खत्म हो गया और फिर वो भाई साहब से नज़रें बचा बचा कर छुप छुप के खेलने कूदने के लिए जाने लगा, लेकिन खेलना नहीं छोड़ा। इस तरह से करते करते फिर फाइनल एग्ज़ाम का समय आया, वार्षिक परीक्षा हुई। और वार्षिक परीक्षा में संयोग फिर ऐसा ही हुआ कि भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई फिर पास हो गया। फिर अपने कक्षा में वो प्रथम ही आया। अब लेखक को खुद पर यह आश्चर्य हो रहा है। वो मानता है इस बात को कि उसने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर पता नहीं कैसे वो कक्षा में अव्वल आ गया। उसे खुद पर ही आश्चर्य हो रहा था। और जबकि उसने क्या देखा कि भाई साहब ने तो जी जान से बहुत मेहनत की थी, कोर्स का वो एक एक शब्द लगभग चाट गए थे, फिर भी वो फेल हो गया। यानी वो सुबह से लेकर के रात तक पढ़ाई करते रहते थे, फिर भी परीक्षा पास नहीं गए। यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे की जो चमक थी वो खत्म हो गई थी।
और वो बहुत मायूस थे, रो रहे थे। तो लेखक को उन पर बहुत दया आई। जब रिजल्ट सुनाया गया तो वो रो पड़े। ऐसे तो अब उनको रोते देख करके लेखक अपनी पास होने की खुशी क्या मनाता, वो भी उनके साथ साथ रोने लगा। उसे अपने बड़े भाई पे बहुत दया आ रही थी। भाई साहब और उसके बीच में अब केवल एक क्लास का अंतर रह गया था, क्योंकि ये लेखक इस तरह से 8वीं क्लास, वो 6 से वो 7th में पहुंचा, फिर 7 से वो 8 में पहुंचा। और बड़े भाई साहब किस क्लास में है, वो अभी तक 9th में ही है ना। यानी अब छोटा भाई 8 में आ गया और बड़ा भाई 9th में, यानी इन दोनों के बीच केवल एक क्लास का अंतर रह गया। लेखक के मन में एक गलत भावना आती है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर भाई साहब एक बार और फेल हो जाए ना, तो मैं उनके साथ उनके बराबर वाले क्लास में आ जाऊंगा, और फिर वो कभी नहीं कहेंगे कि जब मेरी कक्षा में आओगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। वो ऐसा फिर कह ही नहीं सकेंगे, क्योंकि लेखक तब उनके क्लास में होगा, है ना। लेकिन इस तरह से वो सोचा। लेकिन बड़े भाई साहब को रोते देख करके उसके मन से ये भावना, और फिर ये भी वो मानने लगता है कि ये तो बड़े भाई साहब के डांट फटकार का, उनके उपदेशों का ही असर है कि वो हर बार पास होता गया, वो भी अच्छे नंबरों से। दूसरी बार फेल होने पर भाई साहब और नरम पड़ गए, है ना। कई बार लेखक को देखा कि वो खेलने जा रहा है ना, दिन भर खेल में समय बिता रहा है। वो डांटने का अवसर भी देखे, लेकिन चाह करके भी उसको नहीं डांटा। बहुत धैर्य से उन्होंने काम लिया, यानी बड़े छोटे भाई को नहीं डांटा, उसे नहीं रोका खेलने से, ठीक है ना। शायद उनको खुद लगने लगा होगा कि लेखक ऐसा मानता है कि वो सोचते होंगे कि अब उन्हें डांटने का हक नहीं, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही होता है, उसे डांटने का हक तो जन्म से ही मिला हुआ है, अधिकार ये तो उन्हें जन्म से ही मिला हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा लेखक ऐसा सोचा कि अब उन्हें मुझे डांटने का हक नहीं रहा, तो इसलिए ये और आज़ाद हो गया, और ये अपने भाई साहब की सहनशीलता का गलत फ़ायदा भी उठाने लगा। और उसे ये भी मन में धारणा हो गई थी कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी तकदीर बलवान है, मेरी किस्मत बलवान है। और इसलिए वो पहले जो भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ा करता था, उसने वो भी पढ़ना बंद कर दिया। अब वो दिन भर नए नए शौक, नए नए खेल में अपना मन लगाने लगा। उसे एक नया शौक हुआ पतंग उड़ाने का। कनकौवा मतलब पतंग होता है, उसे ये नया नया शौक हुआ। अब पतंग उड़ाने के लिए बच्चे उसके धागों को तेज करना, टूर्नामेंट की तैयारी करना, ये सब कुछ वो क्या करता था, भाई साहब की नज़रें बचा करके करता था। जैसे मंजा देना, कन्ने बांधना, ये सारे कार्य वो करता था, पर भाई साहब की वो नज़रें बचा करके करता था। ये भाई साहब को इस बात का आभास नहीं होने देना चाहता था कि अब वो उनका सम्मान उसकी नज़र में कम हो गया है। लेखक की दिनचर्या इसी तरह से चलती रही। फिर एक दिन क्या हुआ, शाम के समय हॉस्टल से थोड़ा दूर लेखक बेतहाशा दौड़ करके पतंग लूट रहा था, है ना। पतंग के पीछे पीछे वो भागा जा रहा था, जहाँ उसकी आंखें आसमान की ओर थी और पाँव जमीन पर दौड़ रहे थे। और वो इस तरह से तेज़ दौड़, पतंग के पीछे पीछे वो दौड़ा चाहे, जिसमें उसे लग रहा हो कि वो कहीं सड़क पर कुछ है ही नहीं है, ना कोई पथिक है, ना कोई पत्थर है, ना कोई गड्ढे हैं, कुछ भी नहीं, और बेतहाशा वो दौड़ा जा रहा था। इतने में और उसके पीछे पीछे बालकों की पूरी टोली भी थी, जो सब बांस वांस आदि लेकर के वो उस पतंग को लूटने के लिए भागे जा रहे थे, ठीक है ना। और इसी बीच उसकी मुठभेड़ हो जाती है किससे, बड़े भाई साहब से। यानी बड़े भाई उस समय बाजार से सामान लेकर लौट रहे थे, और तभी उसकी उनसे टकराहट हो जाती, वो टकरा जाते हैं। बड़े भाई साहब ने वहीं पर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बहुत डांटा कि इन लड़कों के साथ तुम्हें 2 पैसे के कनकौवे लूटते हुए शर्म नहीं आती है। तुम्हें अब तो इतना ख्याल रखना चाहिए ना कि तुम अब नीची जमात में नहीं रहे, यानी अब जूनियर क्लास में नहीं रहे, तुम अब 8 क्लास में आ गए। और फिर उन्होंने ये बताया कि 8 क्लास वाले जो पास होते थे वो किस किस तरह की नौकरियां पा लेते थे। वो कलेक्टर बन जाते थे, वो तहसीलदार बन जाते थे, है ना, वो सुप्रिटेंडेंट बन जाते थे, मजिस्ट्रेट बन जाते थे, जो केवल 8वीं पास हुआ करते थे। बड़े भाई यही उसको बताते कि तुम 8वीं में आ गए और तुम्हें इतना अपना पोजीशन का थोड़ा भी ख्याल नहीं है, ठीक है। पहले देखो 8वीं पास वाले क्या क्या नहीं कर लेते थे। इस तरह से उन्होंने 8वीं पास लोगों का महत्व दिखलाया। और वो कहते हैं कि तुम मानते हैं कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, इसमें कोई शक नहीं है ना, तुम जहीन हो, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अब तुम केवल मुझसे 1 दर्जा नीचे, यानी मुझसे केवल 1 क्लास नीचे हो, और तो तुम क्या सोचते हो कि मुझे डांटने का हक नहीं है। लेकिन ये सब तो तुम्हारी गलतफहमी है।
तीसरी बार वो जो छोटे भाई को डांटते हैं ना, वो अनुभव को लेकर के कहते हैं। वो हर हाल में ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं तुमसे 5 साल का बड़ा हूँ, तुम चाहे आज मेरी क्लास में आ जाओ या मुझसे आगे बढ़ जाओ, लेकिन मैं जो तुमसे 5 साल का बड़ा हूँ, इस अंतर को तुम क्या भगवान भी नहीं मिटा सकते हैं। यानी मैं तुमसे जन्म से ही 5 साल बड़ा हूँ और आजीवन तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। और हो सकता है मैं फिर फेल हो जाऊं, तुम फिर पास हो जाओ, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि मैं तुमसे बड़ा हूं और बड़ा ही रहूँगा, अतः तुम्हें डांटने का समझाने का मुझे पूरा हक है। फिर वो बताते हैं कि हमसे जो छोटे होते हैं वो भले ही क्लास में आगे निकल आते हैं, बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना कम कर दें, हम अपने बड़ों का सम्मान कम करना कर दें। हमारे दादा परदादा भी तो हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनका सम्मान न करें। इसी तरह से लेखक ने अपनी अम्मा का, अपने दादाजी का उदाहरण दिया कि वो हमसे बड़े हैं लेकिन घर खर्च चलाने में, घर की व्यवस्था देखने में वो पढ़े लिखों से ज़्यादा माहिर है। फिर दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, फिर क्या, अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब का, है ना। वो प्रिंसिपल साहब का उदाहरण देखिए, होता है कि वो प्रिंसिपल साहब जो हैं, हेडमास्टर साहब जो हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए पास किए हैं, लेकिन घर की सारी व्यवस्था उनकी बूढ़ी माँ देखती है जो कि बिल्कुल अनपढ़ थी। हेडमास्टर साहब पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने घर की व्यवस्था नहीं देख पाते हैं, वो उसमें फेल हो गया, मतलब घर की व्यवस्था देखने में फेल हो गया। 1000 रुपया मंथली पैसा आने के बाद भी वो घर की व्यवस्था नहीं कर सके, बल्कि और उल्टा ही वो कर्ज में डूबे रहने लगे थे। तब ये घर की सारी व्यवस्था माँ अपने हाथ में ली, जब अपने हाथ में ली तो घर में जैसे लक्ष्मी आने लगी, यानी पैसे बचने शुरू हो गए। इस तरह से उसे समझ। फिर भाई साहब ने यहाँ पे इसमें यही बताया कि देखो बड़े जो होते हैं उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव होता है, हम उनको अपने से कम ना समझे। वो भले ही पढ़ाई लिखाई में कम हो, उन्हें भले ही किताब का ज्ञान न हो, किताब में जो बातें लिखी होती इसका ज्ञान उन्हें हो या ना हो, पर अनुभव तो उन्हें ज़रूर होता है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा दुनिया देखे होते हैं। तो फिर भाई साहब ने उससे कहा छोटे भाई को कि अगर तुम मेरी बात सीधे तरीके से नहीं मानोगे मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, ठीक है ना। अब वो इतनी बातें कहने के बाद कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात बहुत बुरी लग रही है ना। तो छोटा भाई आंखों में आंसू भर के कहता है नहीं, मुझे आपकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लग रही है। आज यहाँ पे छोटा भाई को ये फील हो गया कि वो अपने बड़े भाई से कितना छोटा है, कैसे वो उनका अपमान करने की सोच रहा था, उन्हें जवाब देने की सोचा है। तो लेखक को अपने आप पर शर्म आती है, वो कहता है कि नहीं, मुझे आपकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लग रही, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपको उसे कहने का अधिकार है। इतने में भाई साहब जब देखा कि छोटा भाई मेरी बातों को समझ रहा है, वो बहुत प्रेम से भर करके उसे गले लगा लिए और फिर बोले देखो मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं करता हूँ, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, अगर मैं ही इस तरह से करूँगा तो फिर तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा, क्योंकि ये कर्तव्य मेरे सिर पर है। और ठीक जब वो इतना कह ही रहे थे कि उसी समय एक पतंग उनके सिर के ऊपर से गुजरा जिसकी डोर लटक रही थी। क्योंकि उन सारे बच्चों में जो बच्चों की टोलियाँ पीछे पीछे आ रही थी और जो छोटा भाई था, उन समय बड़े भाई साहब तो लंबे थे, अतः वो जल्दी ही उछल करके पतंग का डोर पकड़ लिए और पकड़ते के साथ ही वो हॉस्टल की तरफ बहुत तेज़ी से भागे। और ये जो छोटा भाई जो लेखक था वो भी उनके पीछे पीछे भाग करके हॉस्टल पर, और बाकी लड़के वहाँ पे वैसे ही दौड़ते रहे। यानी यहाँ पे बड़े भाई ने दिखा दिया कि खेल कूद में, पतंग लूटने में उनकी भी रुचि है, पर वो अपने मन को केवल मारते हैं। इसलिए मारते हैं क्योंकि छोटे भाई की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उसे सही राह पे ले जाने का बोझ उन पर है, वो जिम्मेदारी को निभाने के कारण वो अपने मन को मारते हैं।